हमारा अपना ख्वाब था बचपन में कि एक अच्छा जर्नलिस्ट में बनूं, जो सच्चाई है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, चाहे कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे जाता है, कोई आर्ट कल्चर में आगे जाता है, कोई अच्छी नौकरी पाता है, ये सब तो अपनी जगह सही है। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। सबों को यही बोलता है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। इसी में सबकी भलाई है, हमारी भी, उनकी भी, देश की भी भलाई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। भारतीय पुलिस सेवा के एक आईपीएस अधिकारी ही नहीं बल्कि एक अच्छे एमबीबीएस भी हैं जमुई एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू। जी हां, आपने सही सुना। बचपन से इनका ख्वाब था एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने का, लेकिन कश्मीरी कल्चर में इंजीनियर और डॉक्टर बनने की ज़्यादा चाहत रहती है। लेकिन पिताजी के सपनों को सच करने के लिए इन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन भगवान की कृपा कि ये 7 महीने में ही भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस अधिकारी बने। तो हमारा अपना ख्वाब था बचपन में कि एक अच्छा जर्नलिस्ट में बनूं, जो सच्चाई है। फिर जब नहीं, हमारे कश्मीर में ज़्यादा कल्चर था कि इंजीनियर डॉक्टर का ही ज़्यादा, उसमें भी हमारी रुचि ज़्यादा थी इंजीनियर बनने की। अच्छा। फिर लेकिन पिताजी का था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। तो हमारा मेडिकल कॉलेज 5 जगह एडमिशन, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इंजीनियरिंग 4-5 जगह हुआ था। जहाँ एग्ज़ाम होता था हम देते थे। जी। तो फाइनली हमें एमबीबीएस ही किया, अच्छे से किया। तो मतलब सर्विस में आने का ऐसा मन भी नहीं था। एमबीबीएस ख़त्म करने के बाद हम सोचे थे कि फर्दर पढ़ाई के लिए यूएस चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन दिल्ली आए, दिल्ली में कोई मित्र तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने ही बोला कि जो मेरे साथ 10वीं 12वीं तक पढ़ते थे, बिल्कुल हाँ, तो कि नहीं आपका हो जाएगा, आप ट्राई कर लीजिए। तो अपना जॉब कंटिन्यू दिल्ली में करके भगवान की कृपा से पहली अटेम्प्ट में हमारा निकल गया। तो मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा लक्की मानता हूँ, भगवान की बहुत कृपा हम पे बनी रहे कि मात्र 7 महीनों में तैयारी करके हमारा एग्ज़ाम निकल गया। और जो मेरे मित्र थे बेचारे, जो मतलब मुझसे अच्छा पढ़ाई में मुझसे तेज़ थे, सब कुछ मेहनत में मुझसे अच्छे थे, उनका 3-4 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। उनका बाद में स्टेट सर्विस में हो गया। तो एज सच पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मित्र मिले दिल्ली में, तो फिर एग्ज़ाम दे दिया, हो गया तो माशाल्लाह। और इसमें भी हमारा पहला चॉइस था फॉरेन सर्विसेज। अच्छा। फॉरेन सर्विसेज थोड़ा रैंक पीछे आ गया, तो पुलिस सर्विसेज मिल गया। उसके बाद हमारा आसाम का ऑर्डर अलर्ट हुआ, वहाँ कुछ दिन रहे। आसाम का ऑर्डर में आपने सेवा थी। फिर उसके बाद हमारी धर्मपत्नी इधर पोस्ट थी, तो फिर आसाम से हम यहाँ आ गए। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा कि भगवान की कृपा है। उसके बाद हमारे जो टीचर, जिन्होंने ख़ासतौर से हमें बचपन में पढ़ाया है, तो आज भी मुझे मिलते हैं कि हम सर झुका के चलते हैं कि उन्हीं की वजह से। तो बाकी माता पिता दोस्त, वो तो प्रेरणा और सपोर्ट तो करते हैं। बिल्कुल। और मेन श्रेय इसका जाता है कि हमारे टीचर, स्कूल में टीचर इतना वो दर्द से पढ़ाते थे, और आज भी जब उनको बात करते हैं तो मुझसे ज़्यादा वो खुश होते हैं कि हमारा कोई शागिर्द किसी बात। जितने भी टीचर हैं मिला के 40-50 होंगे, जो कभी आएंगे, सबके संपर्क में हम हैं। किसी ईद या किसी पर्व पे हम उनको साल में 1-2 बार कांटेक्ट हो जाता है इनका। बिल्कुल पूछते हैं, क्योंकि हम अगर आज इस पद पे हैं, पहले भगवान की कृपा और उसके बाद उन्हीं जो हमारे टीचर थे उनकी गाइडलाइन। आप एक युवा आईपीएस अधिकारी हैं, इस नक्सल प्रभावित जिले में एसपी के तौर पे कार्यभार देख रहे हैं। आपके सामने कई चुनौतियां आती होंगी, इन चुनौतियों का निपटारा किस रूप में किया जाता है? मेन चुनौती, जब हम इधर आए थे तो हमें लगा, तो सबों ने हमें ब्रीफिंग किया था, जैसे मेरे से पहले एसपी साहब थे, या जिन्होंने पहले यहाँ एसपी रहे हैं, या हमारे सीनियर अधिकारी हैं, क्योंकि हम नए थे काडर में, हम असम में रहे थे, तो पहला पोस्टिंग था हमारा। तो हमें सबों ने बोला था कि नक्सल ये एक इशू है जो आपको बड़ा हेडेक देगा। तो चूँकि हम कश्मीर से हैं, आतंकवाद बचपन से देखे हैं, उसके बाद हम आसाम में 6-7 जगह पोस्टिंग किए हैं, 1-2 जगह एसपी भी रहे हैं, वहाँ भी तो मिलिटेंसी है ही, वहाँ भी हम इसमें काम किए थे। तो हमें अपने मन में ये था कि हम बड़ा कंफर्टेबली आराम से उसको टैकल करेंगे, कोई इशू नहीं होगा।
तो इस टाइम भी मुझे लगता है कोई बड़ा चैलेंज है नहीं, ना इसमें कोई विचारधारा है। 4-5 लड़के हैं जो जस्ट क्रिमिनल है, उनको भी इजी मनी की आदत पड़ी है। जितना सहयोग मिलेगा वहाँ आदिवासी लोग जो हमारे जिन जंगलों में रहते हैं, जिनका ये शोषण करते हैं, जितना उनका सहयोग हमें मिलेगा कि 2-4 है ये भी निपट जाएंगे। और बाकी हमारा अप्रोच रहा, जैसे ख़ासतौर से हमारे चुरमाहा, गुरमा, इधर चरका पथार से जो भी नक्सल क्षेत्र गांव है, हमने लोकल पब्लिक को कभी परेशान नहीं किया। अगर उनके घर में कोई नक्सल आके खाना भी खाता है, उसको सपोर्ट भी करता है, हम इसलिए उनको परेशान नहीं किया। हमें भी पता है कि हम आतंकवाद किसी के घर बंदूक लेके आ जाए तो निश्चित उसको खाना खिलाएगा ही, उसको फोर्स के बारे में सूचना देगा, वो मजबूरी में देता है। अगर हम उसको परेशान करें तो मतलब है कि दोनों साइड से वो शोषित होता है, पुलिस की तरफ से भी और नक्सल की तरफ से। तो हमने क्लियर उस पर रोक लगा दी। अगर किसी के घर पे भी है कोई उसको सूचना भी देता, हम उनको परेशान नहीं करेंगे। जबकि हम कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग में हम गाँव गए, कोरोना से पहले भी गए हैं, उसके बाद कोरोना के दौरान भी हम एक गाँव पहुँचे हैं। 1-2 गाँव में हमने सड़क भी जेसीबी से कटवा के एटलीस्ट जाने वाला गुरमा अभी गाड़ी नहीं जाती, इस टाइम अब गाड़ी जाती है। तो हमारा यही फोकस रहा। इनफैक्ट वहाँ 2-3 गांव हैं जहाँ पानी का ये चापाकल नहीं है, वो भी एक भारत सरकार का एक स्कीम है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, उसमें भी सैंक्शन हुआ है। 2-4 गाँव में मुझे लगता है बारिश के चलते नहीं हो पाया, वो भी होगा। तो एटलीस्ट ये रहा हमारा कि अगर हम किसी नक्सल को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फर्स्ट रूल होना चाहिए कि वहाँ जो अपने आदिवासी लोग हैं वो शोषित ना हो जाए पुलिस। मतलब चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों को बहुत पहला प्रायोरिटी है कि आम जनता शोषित नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, भले अगर वो पिछले 2 सालों से भी किसी के घर रह रहा है, क्योंकि हमें पता है वो मजबूरी में सपोर्ट करता है। क्योंकि ये यहाँ कहना, जम्मू में बैठ के बड़ा आसान कहना है कि अरे नक्सल सपोर्ट है, हम ही उस जंगल में रहें 2 दिन, हमें भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस वाला गया, सिक्योरिटी फोर्स गया, आके अपना आ गया वापस, बाकी 24 घंटे तो वो वहीं है, वो किसी भी टाइम उसको मार सकता है, उसका कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसका घर जला सकता है, उसकी ज़मीन हड़प कर सकता है। तो इस वजह से डे 1 से हमारा अप्रोच, और यहाँ ही नहीं कश्मीर में देखे हैं और आसाम में हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ये क्लियर किया है डे 1 से। हम आम जनता को, जो सपोर्टर भी हैं उनको परेशान नहीं बढ़ जिनको इजी मनी की आदत पड़ी है, किसी से लेवी उठाना, किसी से वो, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक पब्लिक का सब अभी पिछले 8 महीनों में एक घटना को छोड़ के जो इधर चकाई में अभी हुआ था, ओवरऑल पूरा शांत ही रहा। अरेस्टिंग भी बहुत हो गई, और जो मेन इस साइड से झारखंड बॉर्डर से हमारा था सिद्धूकोड़ा, वो भी उसका भी किलिंग हो गया। अब 2-4 बचे हैं तो मैं उनको अपराध ही मान, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, कोई नक्सल नहीं है, 4-5 अपराधी है, जिसमें अगर ग्राउंड लेवल पे जो आदिवासी लोग हमारे वो अगर सहयोग करें तो वो भी मुझे लगता है 5-6 महीने में निकल जाएंगे। अपराध में हमारा स्पेशल इंटरेस्ट रहता है कि मैं डे 1 से, जब से हम पुलिस सर्विस में आए हैं, हम थाना में जाके आयो को बुला के एक केस डायरी को देख लेते हैं। हम कभी 12-12 घंटे भी थाने में बैठते हैं, तो कहीं केस डायरी में दिक्कत है वो हम ठीक करवाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इतना एसपी को घुस के नहीं बैठना चाहिए थाने में, बट हमारा ये आपके काम करने का रुचि है, ये स्टाइल। और ख़ासतौर से जो इकोनॉमिक फ्रॉड हैं, जैसे बैंक फ्रॉड है, किसी को नौकरी में धोखा दी, किसी में कुछ और, हमारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें हम तुरंत पीड़ित को हेल्प करा के किसी को पैसा वापस मिलता है, किसी को बैंक फ्रॉड के ज़रिए हम बैंक के माध्यम से पैसा वापस दिलाते हैं। तो ये ख़ासतौर से इन क्राइम पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। उसके अलावा जो ज़मीन संबद्ध होते हैं कि उसमें भी हम कोशिश करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट में है कि, क्योंकि उसमें आप इमीडिएट जस्टिस देते हो, किसी का ज़मीन किसी दबंग ने हड़प कर दिया है, किसी अतिक्रमण करवाया, तो उसमें मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहता है। उसके अलावा बाकी है ही मर्डर है, हीनस क्राइम है, और ख़ासतौर से SC/ST केस में या एक्सीडेंट केस में, इन केस में हमारा ये रहता है कि अनुसंधान के साथ साथ जो पीड़ित को वो मिलना है, कंपनसेशन जो सरकार की तरफ से मिलना है। जैसे अभी मैं अपने ऑफिस का ही बता दूंगा, पिछले 2 सालों से यहाँ एक्सीडेंटल में जो क्लेम ट्रिब्यूनल में मिलता है पैसा, वो मिला नहीं। हम किसी लॉयर को हैंड ओवर करके बोले कि आप उनके बिहाफ पे केस लड़िए, वो आपको फीस दे देंगे, उसमें 4-5 महीने लगेंगे। तो इस विक्टिम ओरिएंटेड कि विक्टिम को कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारा अक्सर क्या होता है कि हम अभियुक्त के पीछे इतना भागते हैं कि हम पीड़ित को भूल जाते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारा अप्रोच है कि विक्टिम को फ़ायदा ज़रूरी है, अभियुक्त तो आ ही जाएगा हमारे यहाँ। सर, आप संगठित अपराधियों, संगठित गिरोह एवं बालू माफियाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपराधियों के प्रति आपकी क्या नीति होगी?
हमारा खासतौर से माइनिंग ऑफिसर और जो हमारा ज़िला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से पूरा सहयोग भी मिलता है। पिछले 5 महीनों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाट हैं जमुई ज़िले में, बहुत काफ़ी कष्ट होता है कि जगह जगह उस पर रोक लगाना, बट हम केस भी करवाते हैं, साथ साथ हम माइनिंग ऑडिटी से हैवी फ़ाइन करवाते हैं। एक एक गाड़ी का कभी लाख रुपया 1.5 लाख भी होता है, उससे काफ़ी हद तक रुका है। हम नहीं बोलें कि पूरा बालू चोरी रुक गया है, बट काफ़ी हद तक रुक गया है। तो जहाँ तक सवाल है फ़ाइन का, डीटीओ और माइनिंग, जब भी हमें सूचना मिलता है, चाहे कभी माइनिंग या डीटीओ हमें बोलते हैं कि हमें सहयोग चाहिए, सहयोग उनको मिलता रहा है। तो पिछले 4-5 महीनों से कम 2-2.5 करोड़ रुपया राजस्व को हम वसूली दे दिए हैं, फ़ाइन दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि अभी माइनिंग विभाग का रिपोर्ट भी आया, उसमें ज़िला जमुई प्रथम नंबर पे है। तो बीच में कुछ जो ऑर्गेनाइजर माफिया थे 5-6 जो जेसीबी प्रोवाइड करते थे, बाकी ग्राउंड पे सपोर्ट, बाकी चीज़ें, तो उनमें बहुतों को अभी अरेस्टिंग भी हो गई है। उसमें 1-2 थे कि उन्होंने पुलिस पे फायरिंग भी की थी। तो उसमें कोशिश यही रहेगा जो मेन माफिया है वो अरेस्टिंग हो जाए, एटलीस्ट किसी हद तक और कम हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है इसका ऐसा डे 1 से, चाहे हमारा एक भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे अभी एक किसी थाने में हुआ था, किसी बालू से उसने पैसा दे दिया था, कुछ आया था रिकॉर्डिंग, वीडियो वायरल हुआ था ऑडियो, उसमें भी हम उस दोनों का तनख्वाह रोके उनके विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करिए, जो विभागीय कार्रवाई के बाद आती है। और यदि उनके पीछे उनको किसके कहने पे वो पैसा उठाते थे तो उस पर भी कार्रवाई हो जाए। मतलब किसी भी प्रकार का अपराध हो उस पर आपकी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। हाँ बिल्कुल, आप उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकंड थॉट है नहीं। महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। जमुई पुलिस आपके नेतृत्व में कितनी तैयारियों के साथ खड़ी है? मुझे लगता है अब तैयारियां सब हो ही गई स्टार्ट, जैसे इलेक्शन सेल का गठित करना, बाकी वारंट, आर्म्स लाइसेंस, ये सब चीज़ें। हर थाने से पुराने जो 5 साल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी का कन्विक्ट है, किसी हीनस क्राइम इन्वॉल्व, उन सब का हम डिटेल मंगवा रहे हैं, उनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि अभी का वर्तमान में क्या गतिविधि है। लीगल आर्म्स पे, उस पर वो खासतौर से दारू पे अभी हम हर दिन चला रहे हैं कि तो हमेशा पुरअमन रहा है, इलेक्शन इस साल भी रहेगा, उसमें कोई हमें चिंता की ज़रूरत है। मतलब आपने पुख्ता तैयारियां कर हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल उसके लिए तैयारी जाए, शांतिपूर्ण चुनाव। बिल्कुल, खास नक्सल क्षेत्र में भी, नक्सल में आज मैं बता दूंगा कि एक भी नक्सल को इतनी हिम्मत नहीं कि कोई घटना करे, पर तब भी हमें चूँकि पब्लिक में अभी डर है, उसके चलते हम नक्सल क्षेत्र जो हमारे पोलिंग स्टेशन में हम एक्स्ट्रा बल दे देंगे। लेकिन हम अब आश्वासन दिलाते हैं कि अगर हम बल कम भी देंगे तब भी उतनी क्षमता नहीं कि कुछ कर सकते हैं। इतना हम अब 50 केस हैं, मैक्सिमम तो अब 80 थे शायद, सब मैक्सिमम रिकवर हो ही गए हैं। 50 में भी मुझे लगता है कि अब 1-2 सिम्टोमेटिक हैं, बाकी तो विद इन कुछ डेज में रिकवर हो जाएंगे। इसमें हम पब्लिक से, हम जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी से हम पब्लिक से अनुरोध करते आए हैं, अभी भी यही कहेंगे बिल्कुल कि आप इसको भूल मत जाइए कि कोरोना अभी चला गया, कोरोना अभी है। आपसे एक ही अनुरोध है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, एक मास्क 15-20 रुपये में मास्क आते हैं, उसको पहनने में कोई, मुझे लगता है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, निकल गए पहन के। क्योंकि क्या है कि आप अपना नुकसान तो है ही, अगर आप संक्रमित हैं, आप ना पहनते हो, आपकी इस वजह से 10 लोग जो संक्रमित नहीं वो संक्रमित हो जाते हैं। तो यही अनुरोध रहेगा कि, क्योंकि ये वैसा चीज़ है जो हम एनफोर्स नहीं करा सकते कि घर घर जाके कि मास्क दे के बंदे को पूछ के। अनुरोध यही है पब्लिक से कि एटलीस्ट अगर अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं है, जो आपके साथ जब आप बाज़ार में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनका ख्याल रख के आप मास्क पहना करिए और रोज़ उसको धोइए अच्छे से। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ करना। सवाल, बतौर IPS अधिकारी आप जिले के युवाओं के साथ साथ बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, चाहे कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे जाता है, कोई आर्ट कल्चर में आगे जाता है, कोई अच्छी नौकरी पाता है, ये सब तो अपनी जगह सही है। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। मुझे लगता है देश का मतलब भला तभी होगा अगर आप अच्छे, अगर आप किसी अच्छे बिजनेस में गए, कोई बड़े फिल्म स्टार बन गए, कोई स्पोर्ट्समैन बन गए, किसी पद पे बैठ के भी आप वही सब काम किए कि जिससे शर्म आएगी लोग, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं।
मैं सबको यही बोलता है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, इसी में सबकी भलाई है, हमारी भी, उनकी भी, देश की भी भलाई है। दोस्तों हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।